हेलो प्यार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मॉडल पेपर 2020 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आपका रियल पेपर है। ठीक है, क्या है, ये भी आपका रियल पेपर है। तो ऑफलाइन हुआ था तो ऐसे पेपर मिलेगा, अब तो शायद ऑनलाइन होगा तो आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन हो गया तो ठीक है, आपको गोले भरने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप बस टिक कर देंगे, आपका जल्दी से भर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन में जो होता था तो उसका जो मेयार सीट मिलती थी उसको भरने में ही काफ़ी समय लग जाता था। ठीक है, और उसको भी ध्यान से भरना होता था, कहीं बाहर ना निकल जाए। ठीक है, कहीं पे खाली ही ना पड़ जाए। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग मॉडल पेपर 2020। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें पूरा आपका 25 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है, कल ही आपका पेपर है। तो सुबह तक आपको मिल जाएगा वीडियोस, आप लोग रास्ते में भी जाके देख सकते हैं और बुक वगैरह तो साथ में ले जाएंगे, नोट्स। ठीक है, तो देख लीजिएगा। बात समझ में आई है? जिसका कल पेपर है, नहीं तो जिसका 4 दिन में होगा, 4 तारीख तक होगा ना, तो जिसका उधर होगा तो उसके लिए तो अच्छा है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा और प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भरोसा रखिएगा खुद पे और डरिएगा मत। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब तेजी में आप लोग किसी क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब टेंशन में ना लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा तेजी करते हैं तो वहाँ पे भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ना आए क्वेश्चन उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, तो आप लोग जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको आप लोग मतलब टच मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए बहुत से लड़के होते हैं, कहते हैं मैं इतना करके आया हूँ। ठीक है, मान लीजिए 80 करके आया, कोई 80 करके आया, उसमें से 50 क्या कर दिया, गलत ही कर दिया। ठीक है, तो 50 गलत कर दिए तो इतने का तो मान लीजिए 80 सही किया, तो 80 नंबर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है कि 1 नंबर का। ठीक है, पहले 4 नंबर का रहता था, अब शायद पता नहीं कितने का रह रहा है। तो मान लीजिए 80 किया, तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और एक गलती पे 1/4 कटता है। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर कट गया। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मान लेते हैं उसको 80 नंबर मिल जाएंगे। उसमें से तो 50 गलत कर दिया है। ठीक है, तो यदि 4 का जोड़ा बना है तो 4 धाम में 40, यानी 10 नंबर तो ऐसे कट गया, यानी 40 गलती हुआ तो 10 नंबर तो ऐसे कट गया। ठीक है, और फिर उसमें भी 4 4 8 यानी 2, यानी कम से कम मान लीजिए 12 13 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें से उतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए चलिए 12 ही करते हैं, माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 में से गया 6, यानी 68 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, 68 नंबर ही मिलेंगे। अब मान लेते हैं कोई बच्चा आपका जो कोई है वो मान लीजिए 75 ही किया है, 75 ही किया है। मतलब वो जो नहीं आ रहा है उसको बहुत कम टच किया है। मान लीजिए 1 2 या 2 3 क्वेश्चन जो है मतलब उसको ऐसा लगे कि हाँ यही होगा तो मान लीजिए कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से मान लेते हैं 5 ही गलत कर देता है, 5 ही गलत, तो 75 नंबर तो मिलेंगे। मान लेते हैं 1 नंबर है तो एक नंबर का है तो 75 नंबर मिलेंगे। अब 5 गलती हुआ है तो 4 गलती पे 1 नंबर कटता है, 5 गलती हुआ तो मान लेते हैं 2 ही नंबर कटेगा, तो कितना हो जाएगा उसका 73। तो जो 80 मार्क के आया है और जो 75 मार्क के आया है उसमें से कौन अच्छा है, 75 वाला ही तो अच्छा है। ये कम ही किया है, लेकिन इससे क्या है, 80 ये किया है, ये 75 किया है, लेकिन गलती ये ज्यादा किया है, ये कम किया है, तो इसको ज्यादा नंबर मिले। कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन इससे ज्यादा नंबर लाया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ना आए इसको भी देखते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें कितनी गलतियां हो रही हैं, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो जो ना आए उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, जो आए उसी को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात अदर की। ठीक है, इसको छोड़िए, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या, पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला 2019 में भी ऐसा पेपर आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था 2019 में भी, जी से रिलेटेड। ठीक है, तो जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी एम बटे में आर का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। कह रहा है कि इसका द्रव्यमान और त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, 50% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, 50% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। बात समझ में आई है?
चलिएगा, तो मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, हमारा m है, त्रिज्या क्या है, r है, त्रिज्या क्या है, r है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 50% क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं, ठीक है, 50% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो द्रव्यमान हम m माने हैं और त्रिज्या क्या माने हैं, r माने हैं। तो जो 50% कम कर रहे हैं, ठीक है, 50% कम करने पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m डैश कितना हो जाएगा। तो 50% कम कर रहे हैं तो है कितना, m, m में से कितना कम कर रहे हैं, 50%, तो m का 50%, ठीक है, m माइनस m का 50% कर देंगे, m माइनस m का 50%, ठीक है, 50%, तो कितना हो जाएगा, m माइनस 50% का मान कितना होता है, 1/2, यानी 1/2m हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m, 2m में से 1m घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2m, यानी जो m डैश आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/2m। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार r का निकाल ले, r डैश, तो वो कितना हो जाएगा, r डैश, r माइनस r का 50%, r का 50%, इसका भी निकालेंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, कितना, r डैश बराबर भी आ जाएगा कितना, 1/2r, 1/2r आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो जब द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इतना है, ठीक है। अब द्रव्यमान को और त्रिज्या को कम कर रहे हैं 5%, तो कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण, g डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल G m डैश अपान r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से निकाल दीजिए, m डैश का मान भी है, r डैश का भी मान है, रख के सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g m डैश का मान कितना है, तो 1/2m बटे में r डैश का मान कितना है, तो 1/2r इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो g डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, gm बटे में, अब ये 2 आ जाएगा नीचे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, गुणे 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा g डैश बराबर, ये यहीं से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 2 को ऊपर लेके चल जाइए, तो g डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2gm बटे में r स्क्वायर, m बटे में r स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से जो कटाए हैं 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो इस 2 को हम क्या लेके चले गए ऊपर, क्योंकि बटे का बटा रहता है तो पलट के ऊपर जाता है, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखिए g बराबर g कैपिटल M, यानी कैपिटल G m बटा में r स्क्वायर, कैपिटल G m बटा में r स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, यानी g डैश बराबर आ गया है कितना, 2g, कितना आ गया है, 2g, ठीक है। यानी जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा वो पहले के कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया है, यानी क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ेगा। तो बढ़ेगा आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या को कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे रिलेशन निकालेंगे तो व्युत्क्रमानुपात का है, तो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें निकालें तो क्या हुआ है, जी डैश का मान बढ़ा ही है, जी से 2 गुना हुआ है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होगा, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वृद्धि बटे में वास्तविक मान गुणे 100 करते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे, हमारा होता कितना है g, ठीक है, हो गया है कितना 2g, तो बढ़ा कितना है, तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2g में से क्या करेंगे, g को घटा देंगे, अब बटे में वास्तविक मान कितना हमारा g होता है, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 2g में से g घट जाएगा, कितना हो जाएगा, g बटा में g इंटू 100, तो g से g कट जाएगा, बचेगा कितना 100, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। ऑप्शन में दिया है आपका 100% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है, 100% ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात जो पहला है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना परसेंट की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी कितने परसेंट की, तो कितनी होगी 100%, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाए, ए कर देंगे मैच, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा, अगला देखते हैं दूसरा नंबर, देखिएगा क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकंड में वापस आता है,
यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या हमारा चंद्रमा है, ये क्या हमारा चंद्रमा है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमसे ये दूरी ही पूछा है कि ये दूरी कितनी है, यही ने पूछा है, तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। ठीक है, तो यहां से एक लेजर भेजा जा रहा है, लेजर सिग्नल, तो जो जा रहा है यहां से, ठीक है, और फिर यहां से टकरा के वापस आ रहा है, तो इसको जाने और आने में कुल जो समय लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, t सेकेंड। कितना लग रहा है, t सेकेंड। ठीक है, और चाल क्या है उस लेजर की, तो c है, चाल क्या हमारी c है। तो ये दूरी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं क्या है, ये x है। ठीक है, क्या है, x है। और दूरी बराबर पता है आपको क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो आपको चाल भी पता है, समय भी पता है। ठीक है, ये दूरी निकालना है। तो ये जो सिग्नल है कितनी दूरी तय करेगा, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए यहाँ से ये दूरी जाएगा तो x दूरी तय करेगा, फिर वहां से वापस भी आएगा, वही दूरी तय करेगा, यानी जो कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी वो कितनी हो जाएगी, 2x। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। यही बराबर हो जाएगा चाल कितना है, c, और गुणे समय कितना है, t। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, दूरी तो चाहिए कितना दूर पे है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ct/2। x बराबर कितना हो जाएगा, ct/2। ठीक है, देखिए ऑप्शन में मैच कराइए, ct/2 ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस दूरी को ध्यान में रखना है कि न कि ये x होगी, क्योंकि जाएगा भी आएगा भी, यानी उसी दूरी को दो बार ट्रेवल करेगा, यानी x प्लस x, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। और चाल आपका दिया है क्वेश्चन में x, और समय भी दिया है कि t सेकेंड में आ जा रहा है, वापस जाके फिर आ जा रहा है t सेकेंड में। ठीक है, तो कुल दूरी 2x, कुल समय t, चाल कितना है c, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ct/2 आ जाएगा। बात समझ में आई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है जी। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको पूछेगा भी। ठीक है, ऐसा पूछता भी है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा, मिश्रण का अंतिम ताप होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बर्फ, जब बर्फ की जिक्र कर दे बर्फ, ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है एक बर्फ है, यदि यही दोनों पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, लेकिन बर्फ आता है तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बर्फ है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो हमारा एक जल है, जल, ठीक है, ये क्या हमारा जल है। ठीक है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह मिक्स कर रहे हैं एक बड़े बर्तन में। ठीक है, इसी में बर्फ को भी डाल दे रहे हैं, ये हमारा जल भी, यानी बर्फ भी है इसमें और जल भी है। ठीक है, तो डालने पे भाई जाहिर सी बात है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, ये 20 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये उष्मा क्या करेगा, जल क्या करेगा, उष्मा देगा। ठीक है, और बर्फ क्या करेगा, बर्फ उष्मा लेगा। ठीक है, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो चीजें हैं और उसको एक साथ मिलाया जा रहा है, तो तापांतर होगा, उष्मा का लेन देन होगा। ठीक है, तो कौन सा नियम लगाते हैं, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं। ठीक है, कैलोरीमिति का नियम लगाते हैं, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, अर्थात उष्मा का तब तक स्थानांतर होता रहेगा पानी और बर्फ में जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, T। क्या हो जाएगा, T। ये जो T होगा, ठीक है, अब इसे रिलेट करिए कि 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेगा उष्मा तो कुछ इसकी 0 से कुछ बढ़ेगी। ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये उष्मा देगा तो इसका कुछ घटेगा। ठीक है, तो दो तापांतर है, कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब निकालते हैं, ली गई उष्मा कौन लेगा, बर्फ लेगा। ठीक है, तो जब भी बर्फ की बात आती है तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा भी लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बर्फ जो है ठोस में रहेगा, तो ठोस में है तो ये अपने आप को गलाने के लिए, यानी द्रव में लाने के लिए, लिक्विड बनने के लिए सबसे पहले कुछ उष्मा वो लेगा।
और लेने के बाद जब द्रव बन जाएगा फिर तब वो पानी में घुलेगा, तब उसका जो टेम्परेचर होगा T होगा। ठीक है, तो ली गई उष्मा कितनी होगी, तो बर्फ द्वारा गलन की गुप्त उष्मा यानी ml प्लस क्या होगा एक और ms डेल्टा T होगा। ये बर्फ द्वारा ली गई उष्मा होगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये जाके गलेगा। ठीक है, गलने के बाद सबसे पहले ये अपने आप को गलाएगा तो कुछ उष्मा लेगा, फिर उसके बाद से इसमें मिश्रण होगा तब उष्मा लेगा, तो ms डेल्टा T और प्लस ml होगा। यही बराबर होगा किसका, जल को भी मिला है तो जल द्वारा दी गई उष्मा कितनी होगी, तो ms डेल्टा T होगी, ms डेल्टा T। ठीक है, अब यहीं पे सोल्यूशन कर दीजिए। m का मान कितना है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है, बर्फ का द्रव्यमान दिया है जी 2 दिया है, हाँ 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। और जल का द्रव्यमान कितना दिया है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, तो 8 किलोग्राम। कितना दिया है, 8 किलोग्राम। ठीक है, तो बर्फ का द्रव्यमान कितना है, 2 गुणे L कितना होता है, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80। यानी 20 माइनस टी करेंगे, क्या करेंगे, 20 माइनस टी करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो टी होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, 0 डिग्री सेल्सियस देखिए 160 यानी टी वाले को एक तरफ ले जाते हैं, अंक वाले को एक तरफ, तो 160 ये प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 160 बराबर। ठीक है, इधर क्या है माइनस 8t, ये भी ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2t। ठीक है, अब ये देखिए माइनस से ये प्लस है, वैल्यू कट जाएगी, 0 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 10t, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ताप होगा मिश्रण का जो ताप होगा वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डी को क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी, चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n वह बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी होगी, यानी हमारा दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या है हमारी f है, यानी जो फोकस है उसका क्या है, फोकस वो f है। ठीक है, और कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी जो I है, ठीक है, वह वस्तु का क्या है 1/nवा है, 1/nवा है। ठीक है, यानी जो 1/nवा है ऐसा दे दे तो समझिए कि जो है वो आवर्धन दिया है। ठीक है, या मान के भी कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए मान के भी कर लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि वस्तु जो होगी वो क्या होगी x मीटर की होगी या x सेंटीमीटर की होगी, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु का 1/nवा बनेगा, यानी वस्तु का 1/nवा बनेगा। ठीक है, nवा बनेगा, तो यहाँ से आवर्धन निकाल देंगे तो क्या होता है I/O होता है। ठीक है, I का मान कितना है, तो x/n है, अब बटे में O का मान कितना है x है, या इसी को लिख सकते हैं m बराबर क्या x/nx, x/nx, x कट जाएगा यानी m बराबर कितना आ जाएगा 1/n। तो वही मैंने बताया कि जो दिया रहता है 1/nवा भाग या 2 गुना 4 गुना 1/3वां भाग,
तो क्या होता है, आवर्धन दिया रहता है। ठीक है, क्या दिया रहता है, आवर्धन दिया रहता है। बात समझ में आई है? तो चलिए, आवर्धन का फॉर्मूला से आपको पता होगा कि m बराबर होता है क्या, I अपान ओ बराबर v अपान यू, ये तो फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हमें f का मान दिया है, हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, वस्तु से दर्पण की दूरी होगी, दर्पण की दूरी पूछ रहा है वस्तु से, यानी u का मान हमसे क्या किया है, पूछा है। u का मान क्या किया है, पूछा है। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है, सॉरी m और यानी m बराबर v बटा में u वाला जो रिलेशन है, इससे हम किसका मान निकालेंगे, तो v का मान निकालेंगे, क्योंकि u का मान पूछ रहा है ना, सॉरी u का मान, यहाँ से u का ही मान पूछ रहा है, u का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, v का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि v का मान निकालेंगे तो u के पद में आएगा। ठीक है, तो उधर दोनों u हो जाएगा, तो u आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m बराबर दिया है कितना, 1 बटा n बराबर क्या हो जाएगा, v बटा में u। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, u अपान n हो जाएगा, u अपान n हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे, त्रिय गुणा, तो u अपान n आएगा। अब जो दर्पण का फार्मूला होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u, 1 बटा u, यहाँ से हम निकालेंगे किसका, u का मान। ठीक है, तो 1 बटा f बराबर 1 बटा f बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 बटा v का मान कितना है, u बटा n है, u बटा n, तो यहाँ पे लिख लेते हैं u बटा n, अब प्लस 1 बटा u, तो यहाँ से 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा f बराबर ये n ऊपर चला जाएगा, तो n बटा में u प्लस 1 अपान u। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, u, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटा में u। ठीक है, हमें u का मान चाहिए, त्रिय गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, त्रिय गुणा कर देंगे तो u बराबर निकल के आ जाएगा क्या, f इंटू n प्लस 1। ठीक है, या n प्लस 1 इंटू f। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन मैच कराइएगा, n प्लस 1 इंटू एफ, ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है, देखिए n प्लस 1 इंटू एफ। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान था। ठीक है, समझ में आया है, जहां पे भी ना समझ में आया एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है, यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका ले देगी। ठीक है, किस गति से झटका लेगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग पढ़े होंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, उदाहरण में कि गोली का मतलब बंदूक का चलाना। ठीक है, बंदूक का चलाना या नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। या संवेग संरक्षण भी आप लोग पढ़े होंगे कि जिस वेग से जाती है, मतलब जिस वेग से निकलेगी उसी वेग से क्या करेगी, वो पीछे की तरफ उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, तो कोई बंदूक है, कोई क्या है, हमारी बंदूक है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी क्या है, गन है। ठीक है, तो जो संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण पे लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम है, क्या कहता है कि जो उसका प्रारंभिक संवेग होता है, यानी P प्रारंभिक बराबर होता है P अंतिम। ठीक है, यानी जो उसका प्रारंभ में जो संवेग होगा वही संवेग क्या होगा अंत में भी, यानी उसके संवेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी उनके संवेग का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए बंदूक में जब गोली लोड किए हैं, इसमें जब गोली है ये, तो ये तो एक विरामावस्था में है, उस समय जो इसका संवेग होगा P प्रारंभिक सब क्या है, विरामावस्था में है, इसका U भी विरामावस्था में है। ठीक है, यानी U भी 0 है, तो संवेग का फॉर्मूला ही होता है P बराबर m इंटू v। तो जब इसका वेग ही शून्य है तो इसका समय क्या होगा, शून्य होगा, यानी जब प्रारंभिक में है तो उस समय इसका समय क्या है, शून्य। यानी हम प्रारंभिक यानी इनिशियल हम समय पता कर लिए, कितना हो गया है, शून्य। अब अंतिम निकाल लेते हैं, अंतिम मतलब जब इसको फायर किया गया है। ठीक है, जब इसको फायर किया गया है तो इस बंदूक से गोली निकलेगी। ठीक है, इस बंदूक से गोली निकलेगी किसी न किसी वेग से। तो कह रहा है ना किस वेग से निकल रही है, तो 250 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रही है। इसका द्रव्यमान दिया है कितना, 0.01 किलोग्राम दिया है, और इस बंदूक का द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम।
बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है 5 किलोग्राम। ठीक है, तो जब 250 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलेगी तो इसका कुछ संवेग होगा और उस संवेग को बैलेंस करने के लिए बंदूक भी क्या होगी, कुछ संवेग से पीछे की तरफ हटेगी। उसी के वेग को बताना है किस वेग से ये पीछे की तरफ हटेगी। ठीक है, तो इसका अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, तो गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गोली का संवेग, तो यहाँ पे लिख देंगे m इंटू यू कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी गोली का वेग u मानते हैं और बंदूक का वेग v मानते हैं, तो ये हो गया गोली का m इंटू यू। ठीक है, अब प्लस गोली का क्या हो जाएगा, तो m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए गोली का द्रव्यमान m से दिखा रहे हैं, स्मॉल m से, और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M से। ठीक है, अब रखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा m, गोली का है। ठीक है, किसका है, गोली का है, तो गोली का द्रव्यमान कितना है 0.01, तो 0.01 गुणे इसका वेग कितना है, तो 250 प्लस m यानी किसका द्रव्यमान, तो बंदूक का कितना है 5 है, और गुणे इसका वेग ही तो हमें पता करना है। ठीक है, इसका वेग ही हमें पता करना है। अब क्या करिए, इसका गुणा करके इसको पक्षांतर करिए। ठीक है, तो इसका जो गुणा करेंगे या इसको इधर ही लेके चले यही डायरेक्ट, तो हो जाएगा -0.01 गुणे 250 बराबर 5v। v का ही मान निकालें तो v बराबर क्या हो जाएगा -0.01 गुणे 250 बटे में 5। ठीक है, अब दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर से थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए v बराबर क्या हो जाएगा -0.1 गुणे 250 बटे में 5। ठीक है, अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या किए, ऊपर नीचे 100 से गुणा किए, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500, यानी 250 बटे में कितना हो जाएगा 500। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो जो उसका वेग हो जाएगा v वो 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी जो बंदूक का वेग होगा वो 0.5 मीटर पर सेकेंड के से क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी इतने का झटका देगी। बात समझ में आई है। ठीक है, तो देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब इसमें प्लस माइनस का सिंबल दिया है, तो जाहिर सी बात है गोली इस साइड में जा रही है तो ये पीछे की तरफ देगी, यानी जो बंदूक का वेग होगा वो पीछे की तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है जो वेग होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप देखे भी हैं कि ये माइनस चिन्ह है। ठीक है, माइनस चिन्ह है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यानी जो इसका सिंबल आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो प्लस में दिया है वो तो यहीं से ऑप्शन कट में हो गया कि प्लस वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन सी और डी में से कौन सही होगा, तो कौन सही होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पांचवा है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संवेग संरक्षण से था। बात समझ में आई है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा शायद आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जिस लेसन से आया है उस लेसन को थोड़ा आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके फार्मूले और फैक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, नोट करेगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। ऊर्जा दर की खपत लगभग होगी, यानी कोई लैंप है। ठीक है, कोई क्या है, लैंप है, और इस लैंप पे नोट है क्या 60 वाट और 220 वोल्ट, यानी ये जो लैंप है 220 वोल्ट पे चलाने पर 60 वाट क्या होती है, शक्ति का खपत करती है। ठीक है, तो इतने वोल्ट पे इतने की खपत करती है, तो प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R होता है। तो R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, V²/P होगा। यहाँ से V का मान दिया है 220 वोल्ट, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, और P का मान दिया है 60। ठीक है, तो ये हो गई R की वैल्यू, क्या हो गई, ये R की वैल्यू हो गई। करे कि इसको अब हम क्या करें, इसी लैंप को क्या कर रहे हैं, किस वाट पे कितने वोल्ट पे चला रहे हैं, तो 200 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, तो 200 वोल्ट पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, आपका इसी फार्मूले से आप लेंगे तो P देखेंगे, यदि इसको कांस्टेंट मान ले
तो जो P प्रोपोर्शनल होगा V के होगा, अर्थात वोल्टेज बढ़ेगा तो शक्ति भी क्या होगी, यानी जितना वोल्टेज पे बढ़ेगा तो शक्ति भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम करेंगे तो शक्ति भी कम होगी। तो यही कह रहा है कि यदि 200 वोल्ट पे हम इसको चला रहे हैं तो इसकी जो क्षमता होगी, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे है ना 60 वाट, यही यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, P बराबर V स्क्वायर बाई R से। V हमारा कितना है तो 200, तो 200 गुणे 200, ठीक है। और R कितना है तो R निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो बटे का बट्टा निकालेंगे तो 60 ऊपर पलट के जाएगा ना, तो गुणे 60 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 220 गुणे 220। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 220 गुणे 220 बटे में 60 लेंगे तो 60 ऊपर चला गया तो ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब कटा लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से कटा दे तो 10 बार में ये कटेगा, ये भी 10 बार में, ये 11 बार में, ये 11 बार में। तो P बराबर कितना हो जाएगा तो गुणा कर देंगे तो ऊपर 6000 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 10 100, 100 में 60 से गुणा करेंगे 6000, 11 का स्क्वायर पता है ये कितना होता है 121। 6000 में 121 से भाग करेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो आपका आएगा 49.2 आएगा, 49.2 वाट, ठीक है, 2 वाट इतना आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन, आपको ऑप्शन पे नजर डालना है। अब ऑप्शन तो दशमलव में दिया नहीं है, तो ये देखना है कि किसके निकटतम तक पहुंच रहा है, लगभग किसके बराबर पहुंच रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 50, 42, 54, 60, तो ये लगभग किसके बराबर है, या तो इसको हम यदि लगभग में ले जाए तो ये 50 के लगभग जा रहा है या 48 के लगभग, यही तो जाएगा, आगे पीछे इसी को लेगा। तो 48 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 50 आपका दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में 50 दिया है, और लगभग ज्यादा ही, ये बहुत ही करीबी है 50 के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है, लगभग में 50 के करीब में है, तो हम इसका 50 जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अर्थात जो छठवां है इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा, फिर अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 6वें का एक ऑप्शन करेक्ट हुआ था, यहाँ लिख दे, थोड़ी जगह तो मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। चलिए भाई जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को, ठीक है, ऐसे 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रतिरोध है, लेकिन ये क्या है, 5 प्रतिरोध हो गए, लेकिन इन तीनों का मान क्या है, समान है, यानी ये भी R ओम का है, ये भी R ओम का, 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 ठीक है। तो कह रहा है कि 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर शक्ति होती है, यानी इससे जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो 5 वाट आ रहा है, कितना वाट आ रहा है, 5 वाट, ठीक है। तो मैंने आपको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का आसान तरीका बताया है कि जब श्रेणी क्रम में हो और समान एक समान प्रतिरोध हो तो क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध R टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्रतिरोध का मान उठाइए और उसमें जितने प्रतिरोध हैं उसे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 5R, कितना आ जाएगा 5R, ठीक है। कह रहा है कि यदि उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी, उसको समांतर क्रम में, तो यही सेम फार्मूला इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है, इसी को यूज कर लीजिए। तो यहाँ से R का मान पता है, P का मान पता है, तो V का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ इस फार्मूले से हम V का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो P इंटू R होगा, P इंटू R होगा, ठीक है। तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, P का मान है 5 वाट और गुणे R का मान कितना है, कहाँ गया, R का भी मान कितना है 5R, ठीक है, यानी R टोटल रखेंगे तो R का भी मान कितना है 5R, यानी V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25R, कितना हो जाएगा 25R। अब क्या रहा है कि यदि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दे तो उत्सर्जित पावर होगी। अब समांतर क्रम में जोड़ दे तो वो भी बताया है, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के श्रेणी क्रम में है तो गुणा कर दीजिए, यदि समान प्रतिरोध है और समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तो क्या करिए, प्रतिरोधों की संख्या से भाग कर दीजिए, तो समांतर श्रेणी में है, सॉरी समांतर श्रेणी करें समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में है तो क्या करिए आप भाग कर दीजिए प्रतिरोधों की संख्या से, ठीक है। तो समांतर क्रम है तो तुल्य प्रतिरोध
जो r टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो r बटा में 5 हो जाएगा, r बटा में 5। ठीक है, अभी निकाल चुके हैं, v स्क्वायर का मान निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि फिर यही फार्मूला यूज करेंगे तो v स्क्वायर का ही मान हम रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना आया है, 25 आ रहा है। हमें बताना किसका वैल्यू है, तो p का बताना है। किसका बताना है, p का। ठीक है, तो p बराबर फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। अब आपको पता है v स्क्वायर का मान कितना है, 25 आ रहा है, और r का मान कितना है, कहाँ गया, r का मान कितना है, r बटा 5 है। कितना है, r बटा 5 है। ठीक है, तो ये बटे में है तो बटे का ऊपर जाके गुणा होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल जो आ जाएगा इसकी क्षमता 25 गुणे 5 यानी 125 वाट। कितना आ जाएगा, 125 वाट। कितना आ जाएगा, 125 वाट। जब उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो आएगा प्रतिरोध वो कितना आ जाएगा, 25 वाट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 वाट। और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, कितना हो रहा है, 5 वाट। कितना हो रहा है, 5 वाट। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिएगा, इतना नोट करिएगा। ऑप्शन की बात कर ले तो 125 वाट किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, यानी जो 7वां है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं यहीं पे, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या करे कि यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आपको पता है जैसे ये कोई लोलक है, ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, तो जो इसका मेन पॉइंट होता है, ठीक है, इस मेन पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, फिर इधर गया और फिर मेन पॉइंट पे आ गया, तो जितना समय लगेगा वही आवर्तकाल होता है। इस आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपन g। L अपन G। हमसे क्वेश्चन में क्या करें कि यदि लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दें, यहीं पे कहीं द्रव्यमान का जिक्र हुआ है, कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। इस फार्मूले में आपको m कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात जो आवर्तकाल होता है वो m पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो आवर्तकाल होता है m पर निर्भर नहीं करता है, m पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, अर्थात उसका द्रव्यमान 2 गुना करिए, 6 गुना करिए, 10 गुना करिए, 1000 गुना करिए, उसके जो आवर्तकाल पे है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जो उसका आवर्तकाल है वो समान बना रहेगा, और समान बना रहेगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अर्थात जो 8वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, बात समझ में आई है सबको। चलिएगा, नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें इसमें कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। प्रति मिनट यानी हर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी तरंगे नोट करता है, तो 54 तरंगे। कितनी तरंगे, 54 तरंगे। ठीक है, करे यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो, यदि जो तरंग है, तरंग उसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा है वो कितना दिया है, 10 मीटर हो, तो कह रहा है तरंग का वेग होगा, तरंग का वेग होगा, तरंग का जो वेग है वो पूछा है। और तरंग का वेग बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू लेमडा, n इंटू लेमडा। तो लेमडा की तो वैल्यू हमें पता है, कितना दिया है, 10 मीटर। यदि हम आवृत्ति, n क्या होता है हमारा, आवृत्ति होता है। आवृत्ति क्या कहते हैं, आवृत्ति तो 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या, या तरंगों की संख्या, या क्या कहते हैं, दोलनों की संख्या। ठीक है, या कंपनों की संख्या। ठीक है, दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या 1 सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए आवृत्ति कैसे निकालेंगे, आपको दिया है 1 मिनट में 54 तरंगे क्या होती हैं, काउंट करता है 54 तरंगों को। ठीक है, 1 मिनट अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितनी तरंगे नोट करता है, 54।
तो 1 सेकेंड में कितनी तरंगे नोट करेगा? तो 54 बटा में 60 तरंगे, 54 बटा में 60 तरंगे। तो यही तो करें 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या या दोलनों की संख्या, तो 1 सेकेंड में कितनी तरंगे है? 54 बटा 60, यानी यही जो है हमारा क्या है? आवृत्ति है। यही क्या है? हमारा आवृत्ति है। तो आवृत्ति मिल गया, तो निकाल लेंगे आराम से v बराबर n इंटू लेमडा से, ठीक है, n इंटू लेमडा से। n का मान कितना आ गया है? 54 बटा में 60 गुणे लेमडा का मान कितना है? 10, कट गया 0 से 6 9 54, यानी जो v आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यानी जो तरंग का वेग होगा 9 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। और जितने भी दोस्त हैं आपके नए नए, वहाँ पे आपको वीडियो शेयर करिए, उनसे कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की तैयारियां कराई जाती हैं, ठीक है। चलिएगा, नोट करने के बाद अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या है? पिंड है, और इस पिंड पे जो हम बल लगा रहे हैं F, वो कितना लगा रहे हैं? तो 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन। वो भी कितनी दूरी तक लगा रहे हैं? तो 2 मीटर की दूरी तक। जैसे ये पिंड है तो 2 मीटर की दूरी तक इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए पिंड यहाँ तक चला है, तो जब बल लगा के इसको धक्का देंगे तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, ठीक है, कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। और ये इतनी दूरी तक इसको बल लगाए हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो K बराबर आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। आपको दिया है कि जो बल लगा रहे हैं जिस पिंड पे, उसका द्रव्यमान दिया है, यानी इस पिंड का द्रव्यमान दिया है m बराबर 40 किलोग्राम, m बराबर 40 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए m तो हमें पता है, निकालना क्या है? हमें v निकालना, यानी v² का मान निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा v² कैसे निकालेंगे, यानी v का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको बल बराबर दिया है, F बराबर कितना दिया है? 4 न्यूटन। पिंड पे, यानी पिंड पे लगा रहे हैं तो पिंड का द्रव्यमान भी दिया है कितना? 40 किलोग्राम, ठीक है। तो बल के फार्मूले से F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। यहाँ से हम A बराबर निकाल लेंगे, F अपान m से कितना आ जाएगा? F का मान है कितना? 4 न्यूटन, m का मान कितना है? 40, यानी कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्वरण आ गया, ठीक है। अब हमें त्वरण पता है, ये त्वरण कितनी दूरी तक कार्य कर रहा है? तो 2 मीटर दूरी तक कार्य कर रहा है, ठीक है, 2 मीटर दूरी तक कार्य कर रहा है। इसका मालूम है प्रारंभिक वेग यहाँ पे विरामावस्था में है, तो जो u है वो क्या है? 0 है, अर्थात हमें a का मान पता है, ठीक है। a बराबर इतना हो गया, यानी a बराबर हमारा कितना हो गया? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u बराबर कितना हो गया? 0। s बराबर आपका पता है कितना हो गया? 2 मीटर। तो इतनी वैल्यू से हम v का मान निकाल सकते हैं। किस समीकरण से? गति के किस समीकरण से? तो तीसरे समीकरण से, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा? v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहाँ से हम v² का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा? u का मान 0 है तो ये तो गायब हो गया। 2 गुणे a का मान कितना है? तो 0.1 गुणे s का मान कितना है? 2, यानी ये कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4, 4 में इसका गुणा करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी v² का मान आ गया कितना? 4 मीटर पर 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/2, ठीक है, गुणे m का मान कितना है? 40, और गुणे v² का मान निकाल लें। v² का मान कितना है? तो 0.4, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितनी बार में हो जाएगा? 0.2, और 0.2 का गुणा करिए, यानी 40 गुणे 0.2, तो ये 0 जो है दशमलव को हटा देगा, यानी 2 का 4 में गुणा कर दिए तो k बराबर कितना आ जाएगा? 8। k बराबर कितना आ जाएगा? 8 जूल,
ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 जूल। कितनी हो जाएगी, 8 जूल। ऑप्शन में दिया है आपका 8 जूल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर ए को क्या करिएगा आप लोग, क्लिक कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, नोट करिएगा। चलिएगा देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि किसी क्षण एक कुंडली के साथ, ठीक है, 8 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। 0.2 सेकेंड पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻⁻4 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। ठीक है, ये फैराडे का नियम से क्या होता है, फार्मूला E बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, तो माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको दिया है φ1 का मान दिया है 8 × 10⁻⁻4 वेबर, ठीक है, और t सेकेंड बाद, ठीक है, जिस समय φ1 का मान 8 × 10⁻⁻4 वेबर है, उस समय जो हमारा t1 है वो कितना है, 0 सेकेंड है। ठीक है, 0 सेकेंड। लेकिन 0.2 सेकेंड बाद जो φ2 है वो कितना हो जा रहा है, तो 4 × 10⁻⁻4 वेबर हो जा रहा है। कितने, यानी t2 का मान दे दिया कितना, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से समय अंतराल यानी डेल्टा t का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 सेकेंड। 0.2 में से 0 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, और यहाँ से हम डेल्टा फाई का मान निकाल दे, क्योंकि डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा फाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करिए, घटाइए, तो 4 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, -4 × 10⁻⁻4 वेबर, इतना आ गया। ठीक है, तो डेल्टा फाई का भी मान आ गया और डेल्टा टी का भी मान आ गया। फार्मूले में रख के निकाल लेंगे ई का मान, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई का भी मान माइनस में आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 10⁻⁻4 अब बटे में डेल्टा टी का मान कितना है, 0.2 है। ठीक है, अब क्या करिए, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻4 अब बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, इसको तो 2 दूना के 4 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 × और क्या हो जाएगा, इतना ही दिया है ना, हाँ, कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, देखिए 2 × 10⁻³ वोल्ट दिया है, मिली वोल्ट में दिया है, तो मिली का ही मान होता है ये कितना, 10⁻³ होता है। ठीक है, 10⁻³ होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ से ई बराबर लिख सकते हैं 2 मिली वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, 2 मिली वोल्ट। ठीक है, 2 मिली वोल्ट, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 मिली वोल्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 मिली वोल्ट। इसमें तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब कोई वैल्यू आपका गलत प्रिंट किया हुआ। ठीक है, गलत प्रिंट कहाँ पे हुआ होगा, 0.2 मिली वोल्ट दिया है। ठीक है, तो ये कैसे सही होगा, तो ये सही होगा कब, जब वैल्यू को आप किसी न किसी वैल्यू के पॉइंट्स को, यानी जो दशमलव है उसको एडजस्ट कर हटाएंगे इधर उधर, यानी जो आपका 0.2 सेकेंड दिया है ना, ये टाइम, ये 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, तभी तो 2 से भाग करेंगे तो ये 4 बार 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻4 होगा। दशमलव को इधर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो घात में है -4 उसमें से कम हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 × 10⁻³ यानी उसको लिख सकते हैं 0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो आपका समय है, इस समय को क्या किया होगा, इस दशमलव को न दिया होगा। ठीक है, चलेगा, सॉल्व करने का तरीका सेम यही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप लोग का आ जाएगा 2 मिली वोल्ट। ठीक है, तो आपका कोई वैल्यू इसमें से गलत दिया होगा। ठीक है, 2 मिली वोल्ट, या तो ये समय को आप लोग 2 सेकेंड कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, नहीं तो जो सॉल्व करने का तरीका है उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उसके अनुसार सॉल्व करेंगे तो 2 मिली वोल्ट आपका आएगा, 2 मिली वोल्ट आएगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव तो हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर 10 से गुणा किए हैं तो इस घात में से एक कम होगा ना, ये 10 है तो 10 की पावर +1 है, -1 है, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी -4 + 1 -3 हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर -3, इसी को कह सकते हैं मिली वोल्ट। ठीक है, चलिएगा इसका ऑप्शन नहीं टिक करवाते हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन यानी जो उसका व्यास है, व्यास, ठीक है, व्यास में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। तो आपको पता ही है प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होता है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, यानी डेल्टा डी अपान वास्तविक मान, डेल्टा डी इंटू 100 का ही मान दिया है कितना, 0.25%, क्योंकि 100 का ही मतलब है क्या, परसेंट, ठीक है। तो इतना दिया है, बात समझ में, यानी डी डेल्टा डी अपान डी का मान दिया है कितना, 0.25%। हमसे पूछा क्या है, तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा आर अपान आर का क्या किया है, मान पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली जो तार है एल लंबाई का और इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए हो, ठीक है, और इसकी विशेष प्रतिरोधकता रो हो और इसका प्रतिरोध आर हो, तो रिलेशन क्या होता है, तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए, यही होता है, ठीक है। तो जब तार को खींचेंगे तो इसकी लंबाई भी में भी वृद्धि होगी, और जब लंबाई में वृद्धि होगी तो इसका व्यास कम होता है, क्षेत्रफल भी परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जो इस तार का आयतन है वो तो परिवर्तित नहीं ना होगा। मान लीजिए मान लीजिए कि 3 मीटर क्यूब है इसका आयतन, ठीक है, तो आप उसको खींच के बढ़ाइए या उसको छोटा कर दीजिए, आयतन तो सेम ही रहेगा ना। तो आयतन निकाल ले इस तार का, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा इस तार का, तो इसका एरिया इंटू एल, यही तो होगा आयतन, क्योंकि ये बेलनाकार होता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें एच क्या है, एल है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, तो क्षेत्रफल है, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, ए इंटू एल। तो यहाँ पे फार्मूला में रख ले तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, और आयतन यहाँ से एल का मान निकाले, ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आयतन को भी से डिनोट करें तो भी अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी एल की जगह पे हम भी अपान ए लिख देंगे, ठीक है। तो एल की जगह पे भी अपान ए लिखेंगे तो एल अपान क्या हो जाएगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि हमें व्यास का मान दिया है, व्यास दिया है, ठीक है, तो हम रिलेशन बना रहे हैं, इसलिए फार्मूलों को लिख रहे हैं। आपको पता है क्या होता है एरिया, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है आर क्या होता है, आर बराबर होता है डी बाई 2, यानी व्यास का आधा होता है। तो इसको लिख सकते हैं, इस एरिया को लिख सकते हैं पाई आर के जगह पे डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये जब लिख सकते हैं तो इस फार्मूले में हम एक जगह पे लिखे तो ये फार्मूला बन जाएगा आर बराबर रो, ठीक है, रो कहाँ गया, एल की जगह पे भी बाई ए लिखे थे ना, तो अभी यहाँ पे भी हो जाएगा ना, भी तो हो जाएगा क्या, रो, और ये यहाँ पे हो जाएगा भी अपान, अब ये क्या हो जाएगा, पाई डी अपान 2 का स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस ए की जगह पर रखे ना, ये क्योंकि ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू निकालें, ये ए स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको डी में रिलेशन निकाल दे यहाँ से, ठीक है, डी में रिलेशन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर है तो यहाँ से जब रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए आर बराबर आएगा क्या, रो भी अपान, देखिए पाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी का देखिए डी का स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में अब 2 का स्क्वायर अब प्लस स्क्वायर, यानी 2 का 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें वैल्यू दिया है डी का और पूछा है आर का, तो इन सबको कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि 16 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, वी भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसका आयतन बढ़ेगा बदलेगा नहीं,
जो इस समय है इसको खींच के भी बढ़ाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, आयतन वही रहेगा, और ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे तो जो r है व्युत्क्रमानुपात आएगा किसके, 1/d के घात 4 के, 1/d के घात 4 के। रिलेशन निकाल दिए, r और d में रिलेशन निकल गया यहाँ से, ठीक है, रिलेशन निकल गया। तो मैंने बताया है जब दो पॉइंट्स ले लें तो व्युत्क्रमानुपात में कैसे रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं तो चल जाएगा पता, ठीक है। तब देखिए बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा ये नोट हो गया है तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको मिटा के नोट कर लीजिएगा। जो लोग नोट नहीं किए उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे यहाँ से, अब तो किसी की वैल्यू दी नहीं है, उसका तो परिवर्तन में दिया है, तो डेल्टा d/d कैसे आएगा, ठीक है, क्या करेंगे, इसका लॉग लेके अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो जो r बराबर आया है 1/d का घात 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या, r बराबर d का घात -4। अब क्या करते हैं, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग r बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग d का पावर -4। आपको पता है घात आगे आ जाती है, तो लॉग r बराबर हो जाएगा -4 लॉग d। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dr/r बराबर -4, इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा d/d, ठीक है। हमें इसी का मान निकालना है, इसका मान दिया है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा r/r यानी प्रतिरोध में कितना % की वृद्धि होगी, ठीक है, तो -4 गुणे d का मान कितना दिया है, डेल्टा d/d का मान 0.25%, तो यहाँ से डेल्टा r/r बराबर हो जाएगा कितना, 25 चौके 100, दो स्थान पे दशमलव काट देंगे तो यानी 1%, कितना आ जाएगा, 1%, ठीक है। तो यानी जो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो 1% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1%। बात समझ में आई है, कितना बढ़ेगा, 1%। तो ऑप्शन में दिया है 1%, 1%, 1.0% अर्थात 1%, यानी 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 12 का ही तो सोल्यूशन हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1.0% या 1%। बात समझ में आई है। तो इतना तो प्रोसेस आपको लग गया है फार्मूला बनाने में, ठीक है, क्या लग गया है, फार्मूला बनाने में। बात समझ में आई है। थोड़ा इस वीडियो को एक बार रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए नोट करिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिएगा अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती होगा, यानी किसके समानुपाती होगा, समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, यानी जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा वो किसके समानुपाती होगा, यही हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो चित्र तो दिख भी रहा है आप लोगों को, बना भी दे रहे हैं। इधर एक ये छोटा सा गोला है और उसी के साथ एक संपर्क में बड़ा सा गोला है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है r है और इसकी जो त्रिज्या है 2r है, ठीक है, 2r है। बात समझ में आई है। चलिएगा, जाहिर सी बात है इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, केंद्र पे m1 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है किसके समानुपाती होगा, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान बिंदु, क्योंकि इस गोले का द्रव्यमान इसके केंद्र पे केंद्रित होगा और इसका इसमें, तो इनके बीच दूरी कितनी हो जाएगी, तो r ये प्लस 2r कितना हो जाएगा, 3r, कितना हो जाएगा, 3r। तो जो बल हो जाएगा F वो क्या हो जाएगा, G m1 इंटू m2 बटा में, ठीक है, m1 इंटू m2 बटा में क्या हो जाएगा, 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर निकालेंगे तो G m1 इंटू m2 बटा में कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर। अब देखिए 9 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, G भी क्या हमारा कांस्टेंट है, M भी क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, इसका तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है। तो जो F है वो किसके समानुपात में है, तो 1/में r स्क्वायर के, 1/में r स्क्वायर के। यदि r की रिस्पेक्ट में ले तो ये इस तरह लिखे तो r के क्या है, व्युत्क्रमानुपात में है, या इसी को लिख सकते हैं इसे
समानुपात बनाना चाहें, क्योंकि समानुपात पूछा है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बटे में है वो तब व्युत्क्रमानुपात कहेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r का पावर -2 हो जाएगा। तो जो बल होगा वो r की पावर -2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। r की पावर -2 ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए, r की पावर -2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। बात समझ में आई होगी। चलिएगा नोट कर लीजिएगा इसे। फिर अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। ठीक है, यानी हीलियम गैस है और हीलियम गैस कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे, यानी T1 बराबर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताप पे, और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना दिया है, 1 atm पे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब 1 है, पर जो इसका आयतन है वो कितना है, 500 m³ है, मीटर क्यूब है। ठीक है, कह रहा है यदि हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। ठीक है, अर्थात ये T1 का मान है और ये वायुमंडलीय दाब अर्थात P1 का मान है, ये V1 का मान है। ठीक है, हमसे कह क्या रहा है कि कितने ताप पे, तो T2 बराबर दिया है -3 डिग्री सेल्सियस पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे, और वायुमंडलीय दाब यानी P2 बराबर 0.5 atm पे उसका जो आयतन होगा यानी V2 वो कितना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसके ताप को क्या करते हैं, केल्विन में चेंज करते हैं। तो केल्विन में चेंज के लिए 273 ऐड करेंगे, इधर भी क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। इसमें ये माइनस है ये प्लस है, 273 में से घट जाएगा यानी 270 केल्विन हो जाएगा, 270 केल्विन। आपको पता है आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV/T जो होता है नियत होता है, नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं क्या, P1 V1/T1 बराबर क्या आता है, P2 V2/T2। ये तो फार्मूला सबको पता होगा, यहीं से निकाल लेते हैं। P1 का मान कितना है 1 गुणे V1 का मान कितना है 500 बटे में T1 का मान कितना है 300 बराबर P2 का मान कितना है 0.5 गुणे V2 का ही तो मान निकालना है। T2 का मान कितना दिया है 270, 0 से 0 कैंसिल, 3 दहा में 30, 3 नवा 27। ठीक है, 3 नवा 27। अब क्या करें यहीं से कर लेते हैं। चलिए अब देखिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 9 पचे 45, 450 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 V2। तो यहाँ से V2 बराबर निकाल देंगे तो 450 बटे में 0.5, दशमलव का हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 450 गुणे 10 बटे में 5, 2 बार में। ठीक है, 2 बार में, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 0, 2 5 10 को 0 हाथ में लगा 1 और 2 चौके 8 1 9, कितना हो जाएगा 900 मीटर क्यूब। तो जो उसका आयतन आ जाएगा कितना आ जाएगा 900 मीटर क्यूब, 900 मीटर क्यूब। ऑप्शन दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 900 मीटर क्यूब, यानी जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई होगी। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी, यानी आई का मान दिया है 3 मिली एम्पियर, या 3 मिली एम्पियर को लिख सकते हैं 3 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट में, यानी समय t बराबर दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी लगभग में, यानी n बराबर पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है I बराबर Q/T। आपको पता है Q बराबर होता है N × E, यानी फार्मूले को लिख सकते हैं I बराबर N × E/T। हमें यहाँ से n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा
IT अपन E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I का भी मान दिया है, T का भी मान दिया है, E का भी मान दिया है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतने आवेश होते हैं। अब रख के सॉल्व कर दीजिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, I का मान है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे T का मान कितना है 60 बटे में E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 60 का इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा n बराबर 180 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 19। ठीक है, अब चलिएगा क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 180 बटे में 16 हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, अब गुणे ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए अब 16 में इससे भाग करिए तो n बराबर कितना आ जाएगा, 16 कम में 16, 18 में से 16 जाएगा 2, 20 हो जाएगा, फिर 16 कम में 16, 20 में से 16 घटेगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 16 43 यानी 4 बार जाएगा। ठीक है, 16 सॉरी 4 बार करें, 16 को 16 16 32 16 48 तीन बार में ज्यादा यानी 2 बार जाएगा। अब गुणे, अब देखिए 10 की पावर प्लस 19 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 20, अब 20 में से 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब दशमलव का क्या करते हैं, इधर लेके चले आते हैं जो पहले लेसन में जो हम निकालते हैं। ठीक है, सार्थक अंक में तो n बराबर कितना आ जाएगा 1.12, और जब दशमलव किधर जाता है बाएं जाता है तो घात में 1 की वृद्धि हो जाती है, 10 की पावर कितना आ जाएगा 18, यानी 1.12 गुणे 10 की पावर 18, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग किसके बराबर है 10 की पावर 18, यानी सिर्फ इस कोटिमान वाली वैल्यू को लिया है। ठीक है, तो 10 की पावर 18 ऑप्शन नंबर सी में आपका मैच कर रहा है, अर्थात जो 15 है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है दोस्तों, बिल्कुल आसान था। ठीक है, आपका ये वाला फार्मूला जो है ना इसी पे था। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिए यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि ये जो यहाँ पे कोटिमान वाली लगभग में पूछा है ना, तो लगभग मतलब 10 की पावर 18 ऑप्शन में दिया है ना, तो लगभग में वहां पे मैच आप लोग करा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको ध्यान दीजिए। 16 नंबर बस थोड़ा माइंड का खेल है। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं वो आपको ज्यादा मायने रखता है। कह कि प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, वायु में जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 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 ठीक है, अपवर्तनांक वो भी किसका किसी माध्यम का दिया है 1.5 अपवर्तनांक है में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य होगी। माध्यम में, ठीक है, माध्यम में आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आवृत्ति तथा एंड कर देते हैं एंड तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। ठीक है, तो आपको तो पता है जो प्रकाश होता है आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसका क्या होता है वेग बदल जाता है, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति n होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो आवृत्ति दिया है, पहले आवृत्ति फिर लास्ट में तरंगदैर्घ्य दिया है। ठीक है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पूछा भी है। तो देखिए चारों ऑप्शन में तो तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य क्या है, पहले में 2 × 10 की पावर 15 है, 3 × 10 की पावर 14 है, 1 × 10 की पावर 15 है, 5 × 10 की पावर 14 है। यानी चारों ऑप्शन में से किसी भी दो ऑप्शन में जो आवृत्ति का मान दिया है वो सेम नहीं दिया है, अर्थात बस हम आवृत्ति का मान निकाल लेना तो हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति का मान निकालेंगे तो आवृत्ति तो बदलती है नहीं, आवृत्ति तो बदलती है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आवृत्ति का मान निकाल लेंगे वायु में। ठीक है, वायु में जो आवृत्ति होगी वही जो होगी माध्यम में भी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो वायु में आपका दिया है क्या कि लैम्डा का मान यानी तरंगदैर्घ्य दिया है, अर्थात वायु में, ठीक है, वायु में लैम्डा बराबर दिया है कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
और y में प्रकाश की चाल कितनी होती है c, यानी प्रकाश की चाल अर्थात v ही मानिए, ठीक है, कितनी होती है 3 × 10 की पावर माइनस 3 × 10 की पावर 8 होते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल दे, तरंगदैर्ध्य। इस एंगस्ट्राम को चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक एंगस्ट्राम में होता है कितना 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये, अब लिख देते हैं, आवृत्ति n बराबर निकाल देंगे। फार्मूला किससे, फार्मूला होता है v बराबर n इंटू लेमडा से, तो n बराबर क्या हो जाएगा v अपान लेमडा, इसी फार्मूले से निकाल देंगे। तो n बराबर v का मतलब वेग, v का मतलब वेग, ठीक है, v का मतलब वेग, तो वेग कितना है 3 × 10 की पावर 8 है। अब बटे में, ठीक है, बटे में लेमडा, लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य का मान दिया है 6000 गुणे एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम का मतलब 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तरंगदैर्ध्य निकाल दे, ठीक है, अरे सॉरी आवृत्ति निकाल दे, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 2000 हो जाएगा, ठीक है, और 2000 को 10 की पावर 2 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 गुणे 10 की पावर क्या है ऊपर 8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है, और गुणे 10 की पावर 3, 2000 को लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा, अब यहां से करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, अब गुणे देखिए 10 धन यानी +8 +10 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा 15, यानी 10 की पावर 15 होगा, 10 की पावर 15, ठीक है। और दशमलव यहाँ पे ऑप्शन में आपको देख रहे हैं कोई भी दशमलव में नहीं दिया है, तो दशमलव को कहाँ ले जाएंगे लास्ट में, तो दशमलव को जब लास्ट में ले जाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे, आपको पता है जब दशमलव बाएं जाता है तो घात में 1 की वृद्धि होती है, और दशमलव जब जाया जाता है तो घात में 1 की कमी होती है, तो 14 में से 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा 14, यानी जो उसकी आवृत्ति आ जाएगी 5 × 10 की पावर 14। अब देखिए आवृत्ति में कौन ये मैच कर रहा है, 5 × 10 की पावर 14, 5 × 10 की पावर 14 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको पता है माध्यम वायु हो या पानी हो या कांच हो, आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी अर्थात माध्यम में जो आवृत्ति होगी वो ही 5 × 10 की पावर 14 ही होगी, जो वायु में आवृत्ति है वही माध्यम में भी होगी। हमने एक आवृत्ति निकाल लिया, ठीक है, 5 × 10 की पावर 14, और फिर ऐसा ऑप्शन किसी में यानी आवृत्ति जो है 2 बार यानी ऑप्शन में किसी में सेम दिया नहीं है, एक ही ऑप्शन में दिया है, अर्थात यहीं से हमें आगे उसकी तरंगदैर्ध्य निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, यानी 16 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों, तो थोड़ा यहाँ से भी आप लोग काम करिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब समान दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, समान दिशा में धारा बह रही है और दोनों में ही I धारा बह रही है, ठीक है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी क्या है D है, ठीक है, D है, और इनमें जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो जो प्रतिकर्षण बल F लग रहा है वो क्या है F है, प्रतिकर्षण बल क्या है F है, ठीक है। तो कह रहा है यदि धारा को, ठीक है, यानी प्रत्येक यानी इन दोनों तारों में जो धारा है उसको दोगुना कर दें तो प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो मान लेते जब धारा I है दूरी D है तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, फार्मूला क्या होता है F बराबर μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2/D, ठीक है, इंटू L होता है, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिएगा
इस फार्मूले में हमारा क्या है, कोई भी वैल्यू दिया नहीं है, ये बताया कि जो I1 I2 है वो क्या है, बराबर है, यानी I1 बराबर I2 है, दोनों में समान धारा बह रही है। तो पहले इक्वेशन से तो मैंने पहले तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये बन जाएगा, ठीक है, जब धारा आई हो दोनों में, ठीक है, दोनों में धारा आई हो, यानी इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ना बना के आगे कर लेते हैं। देखिए 2 दूना के 4, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/2 पाई, ये भी आई है ये भी आई है, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बटा में डी इंटू एल, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं। क्या करें कि जो दोनों में धारा मतलब प्रवाहित करें, दोनों को दोगुना कर दे रहे हैं, यानी I1 बराबर भी क्या हो जा रहा है 2i, यही बराबर हो जा रहा है I2 के, ठीक है, यही बराबर I2 के, यानी I2 बराबर भी क्या दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है 2i, ठीक है। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, सेम इसी फार्मूले से म्यू 0/2 पाई इंटू, अब देखिए आई स्क्वायर है, यानी यहाँ पे रखिए I2 का मान रखिए, I2 का मान या यहीं पे रख दीजिए। तो देखिए I2 का मान रखेंगे, यानी I1 का मान रखेंगे 2i, I2 का मान रखेंगे 2i, तो कितना आ जाएगा 4i स्क्वायर, या i की जगह पे सीधे रख दीजिए क्या 2i, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको कि I1 बराबर है I2 के, इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों का क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे आई स्क्वायर की जगह पे 2i लिखेंगे, तो 2i का स्क्वायर बटा में d इंटू एल, तो एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा म्यू 0/2 पाई, कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर बटा में d इंटू एल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश बराबर, 4 को आगे लिख लीजिए, 4 म्यू 0/2 पाई, ठीक है, आई स्क्वायर अपॉन डी इंटू एल, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट के बराबर है, यानी इतने के बराबर है, तो इतने की जगह पे हम f लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो f डैश है वो बराबर हो जाएगा 4f के, ठीक है। तो जो उसका प्रतिकर्षण बल है, धारा को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4f हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिएगा नोट करिएगा इसे। फिर अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा इसे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्या कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से नियत दर a से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके पश्चात कार नियत दर बीटा से मंडित की जाती है, सॉरी अल्फा है बीटा है, ठीक है, अल्फा से विरामावस्था से त्वरित की जाती है और बीटा से मंदित की जाती है, और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय t लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग होगा, यानी v मैक्स कितना होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये कोई कार है, ठीक है, कोई कार क्या है, हमारी कार है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में, यानी u क्या हमारा 0 है, ठीक है। तो इस पे क्या किया जा रहा है, अल्फा त्वरित कर, यानी इस पे बल लगाया जा रहा है, इसमें अल्फा त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे अल्फा त्वरण से, ठीक है, इसमें अल्फा त्वरण से इसको त्वरित करके कुछ आगे तक ले जाया जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई। फिर जब यहाँ तक आ गई है, मान लीजिए यहाँ पर आ गई, तो फिर इसको बीटा त्वरित से क्या किया जा रहा है, मंदित कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे मंदित कर रहे हैं, ठीक है, मंदित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किए थे, तो त्वरित किए थे, क्या किए थे, त्वरित किए थे, ठीक है। अब मान लेते हैं कर देते हैं, तो कुछ समय बाद ये यहाँ पे आके अब विरामावस्था में आ जा रही है, कह रहा है ना कि विरामावस्था में आ जा रही है, यानी इसका जो v है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका v मैक्स बताइए, और यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेवल दूरी कर रही है ये t समय में कर रही है, ठीक है, t समय में कर रही है। बात समझ में आई है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, समझिएगा। कह रहे जब इसको विरामावस्था से अल्फा त्वरण से त्वरित किया जाता है, तो त्वरित करते करते ले गए होते, तो यहीं पे तो इसका v मैक्स हुआ होगा, v मैक्स यहीं पे हुआ होगा। फिर यहाँ से जब मदद किए हैं तो धीरे धीरे अब धीमी हो रही है, जाके लास्ट में रुक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते इसको t1 समय लग रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय लग रहा है, ठीक है, t2 समय लग रहा है। अब देखिएगा गति का पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है, इक्वेशन
v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखिए u हमारा क्या है 0 है, यहाँ पे हमें v मैक्स निकालना है, तो यहीं पे तो जाके v मैक्स हो गया है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से v मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 प्लस त्वरण कितना है तो अल्फा है, इंटू टी कितना लग रहा है तो t1 लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है t1, तो यहाँ से हम t1 का मान निकाल दे, t1 का मान तो क्या हो जाएगा, t1 का मान तो v मैक्स बटा में अल्फा हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, क्यों t1 की वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है t, यही जो t है किसके बराबर होगा t1 प्लस t2 के। ठीक है, t1 प्लस t2, क्योंकि कार यहाँ से विरामावस्था से अधिकतम वेग तक प्राप्त करती है, फिर अधिकतम से शून्य हो जा रही है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गई है t1 सेकंड लग रही है, यहाँ से यहाँ तक t2, तो ये जो टोटल समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक t लग रहा है, तो ये जो t होगा t1 प्लस t2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक निकाले, यहाँ से यहाँ तक निकाले। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पुनः इक्वेशन फर्स्ट से ही क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए अब u का काम कौन करेगा, v मैक्स करेगा, u का काम कौन करेगा v मैक्स, यानी u बराबर आपको दिया है v मैक्स, अब v बराबर दिया है 0, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना है v मैक्स, यानी जो इसका प्रारंभिक वेग का काम करेगा वो v मैक्स काम करेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो u की जगह पे लिख देंगे v मैक्स प्लस यहाँ पे त्वरण काम क्या कर रहा है, मंदित त्वरण काम कर रहा है यहाँ पे क्या बीटा। ठीक है, और समय कितना लग रहा है t2, समय कितना लग रहा है t2। अब यहाँ पे मंदन है तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, माइनस चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम t2 की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, t2 की वैल्यू ये इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस देखिए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा v मैक्स, अब बटे में ये भी बटे में आएगा माइनस बीटा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी t2 बराबर आ जाएगा कितना v मैक्स बटे में बीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वाली, अब ये इक्वेशन उठाएंगे, आपको पता है कि कुल जो समय लग रहा है t लग रहा है, t बराबर है t1 प्लस t2 के, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो t1 का मान कितना है v मैक्स बटा में अल्फा, प्लस t2 का मान कितना है तो v मैक्स बटे में बीटा, v मैक्स बटे में बीटा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से v मैक्स कॉमन ले लेंगे तो v मैक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा, 1 बटे में बीटा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर v मैक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा आपका क्या, तो आ जाएगा आपका क्या बीटा प्लस अल्फा, या इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए किसका मान, v मैक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए v मैक्स का, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आके बटे में आएगा, t के बटे में आएगा, अब बटे का बटा है तो ये अल्फा इंटू बीटा ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा क्या v मैक्स बराबर, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे कि यहीं पे लिख दे, रुकिए देख लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है। चलिए नीचे आपको दिखने को मिल जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से v मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो v मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, और t का बटा में आएगा ना, t का बटा में लिखेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो ऊपर चला जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अब बटे में क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये ऑप्शन मैच करा लीजिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बटे में, ठीक है बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 18 का, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे तो इसको देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अब बटे में अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, यानी जो 18 है इसका ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करिए टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए को क्या करिए आप टिक कर लीजिए, क्या है तो
अल्फा इंटू बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए को क्या करिएगा आप लोग, टिक कर लीजिएगा 18 वाले क्वेश्चन के। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिए आप लोग, इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। नोट करिएगा इतना। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्या कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। ठीक है, जल है ना, पानी है यानी जल, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, जल का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 2000 ग्राम। ठीक है, और कितने डिग्री से, यानी T1 का मान दिया है जल 10 डिग्री सेल्सियस से, T2 बराबर नहीं 50 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी डेल्टा T का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये किसका मान हो जाएगा, तो डेल्टा T का मान हो जाएगा कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, आवश्यक ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T से, ms डेल्टा T से, m का मान है कितना 2000, s का मान 1, डेल्टा T का मान 40, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 3 0 1 0, कितना हो जाएगा 4 0, यानी इसको लिख सकते हैं 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी। तो ऊष्मा की मात्रा कितनी लगेगी, 80,000 कैलोरी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 80,000 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला सॉल्व करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या कर रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी क्षमता दिया है P1 बराबर 2.5 डायोप्टर, P2 बराबर दिया है कितना, P2 बराबर दिया है 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 निकालते हैं, P1 प्लस P2 यानी P बराबर कितना आ जाएगा, तो 2.5 प्लस 1.5 यानी कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर, कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर, यानी संयुक्त लेंस की जो क्षमता हो जाएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता P बराबर 4 डायोप्टर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सारा सेंटीमीटर में दिया है, तो फोकस दूरी का दो फार्मूला होता है, यानी P और F में रिलेशन क्या होता है, एक होता है एक बटा में F होता है और एक होता है P बराबर 100 बटा में F। ठीक है, तो ये होता है सेंटीमीटर के लिए और ये होता है मीटर के लिए। तो हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो F बराबर हो जाएगा क्या 100 बटा में P, F बराबर हो जाएगा 100 बटा में P, 100 P का मान कितना है 4 डायोप्टर, कटा दीजिए कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 से होके 100 25 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करने के बाद अगला देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान और दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा, रेखीय संवेग का अनुपात। ठीक है, रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा, द्रव्यमान दिया है और संवेग में अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर, ये तो आपको पता है। इस फार्मूले में हम क्या करें, m से गुणा कर दे और भाग कर दे, तो क्या बन जाएगा फार्मूला k बराबर 1/2 क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं mv का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं mv का स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब आपको पता है p बराबर संवेग बराबर होता है m इंटू v, तो p की जगह पे लिख सकते हैं, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा क्या k बराबर 1/2 m और क्या p स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें किसकी वैल्यू दी है, तो m की वैल्यू दी है, यानी m की और p की,
P में रिलेशन पूछ रहा है, M की वैल्यू दी है, तो हम इन दोनों में रिलेशन निकाले, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकाले तो तिर्यक गुणा करिए, क्या करिए, तिर्यक गुणा करिए तो आएगा P स्क्वायर बराबर K यानी 2mk, क्या आ जाएगा 2mk, ऊपर लिख दे, थोड़ा नीचे जगह मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो यह आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 2mk, 2mk, ठीक है। अब देखिए P और M में रिलेशन निकाले तो ये तो कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट मान ले तो P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा M, या P बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में M, ठीक है। कांस्टेंट माने यानी ये क्या हो जाएगा समानुपात, यानी जो P होगा अंडर रूट M के क्या होगा समानुपात में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पिंड है, एक M1 है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, M2 है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो यहाँ से हम उनके बीच संवेगों का अनुपात निकाले तो आपको बताया गया है समानुपात के लिए क्या होता है 1:2, तो इधर भी क्या चलता है अंडर रूट में M1 और M2, यही चलेगा, इधर भी 1:2 चलेगा, ठीक है। 1:2 तो 1:2 कब समानुपात में रहता है, यही व्युत्क्रमानुपात में होता है तो 1:2 तो 2:1 चलता है, ठीक है। अब P1 और P2 में ही रेखीय संवेग में ही अनुपात बताना है तो क्या हो जाएगा P1 अब बटे P2 बराबर क्या हो जाएगा, दिया है M1 का मान दिया है, यानी एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है, यानी M1 का समझिए मान दिया है 4 किलोग्राम और M2 का मान दिया है 1 किलोग्राम, तो हो जाएगा 4 बटे में 1। अब आपको पता है 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, यानी P1 अपान P2 बराबर 2/1, या इसी को लिख सकते हैं P1 संबंधे P2 बराबर 2 संबंधे 1, 2 संबंधे 1, तो जो हमारा रेखीय संवेग में अनुपात होगा 2 संबंधे 1 का होगा, क्या होगा 2 संबंधे 1 का, अर्थात इसका 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, समझ में आया है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉल्व करिए इसे, नोट करिए। चलिएगा देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 21 नंबर तो हो गया ना जी, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 अंश कोण से 1 मीटर गति करता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। वैल्यू लिखिए, क्या कह दिया है, F बराबर दिया है 20 न्यूटन, ठीक है, थीटा का मान दिया है कितना 45 अंश और कितना मीटर तक जाता है तो कहाँ गया 1 मीटर तक, ठीक है, कोण से 1 मीटर तक गति करता है, ठीक है, यानी D बराबर दिया है 1 मीटर, तो कार्य का फार्मूला होता है क्या F बराबर W बराबर F इंटू डी, कोण है यदि थीटा एंगल पे है तो क्या लगा देते हैं cos थीटा, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला, इसका प्रूफ आप लोग देखे होंगे पढ़े होंगे क्लासों में, ठीक है। तो यहाँ से W का मान निकाले तो F का मान कितना है 20, D का मान कितना 1 और cos थीटा की वैल्यू यानी cos 45 अंश, cos 45 अंश का मान होता है कितना 1 बटा करनी में 2, तो हो जाएगा 20 गुणे 1 बटा में करनी में 2, ठीक है। अब क्या करिए ऊपर नीचे करनी से गुणा कर दीजिए, तो आपको पता है करनी में 2 करनी में 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 20 करनी में 2 बटे में 2, कटा दीजिए कितना हो जाएगा 10 करनी में 2, 10 करनी में 2, यानी इतना जूल का क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसको सब लोग कर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान था इसलिए मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया, ठीक है, बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान था। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ये अच्छा है, कह रहा है कि 150 किलोग्राम का एक कार, M का मान दिया कितना 150 किलोग्राम का एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी V बराबर दिया है, ठीक है, चाल से एक समान गति से चल रहा है, यानी V का मान नहीं समझिए U का मान दिया है, प्रारंभिक गति है ना, इतने गति से चल रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसको सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कम में चेंज करें तो ऊपर वैल्यू कम रखते हैं, नीचे वाला 18 छके 108 5 छके 30, यानी 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका चाल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चाल से चले तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल का मान होगा, यानी समय दिया है 10 सेकेंड में इसको रोकने के लिए आवश्यक बल, यानी ब्रेक द्वारा कितना उस पे बल लगेगा उस टायर पे, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बल बराबर फार्मूला होता है F बराबर M इंटू
ए। तो m का तो मान पता है 150, क्या हमें a पता है? नहीं ना। तो a का मान निकाल लेते हैं, किससे? u का मान दिया है ये, t का मान दिया है ये, आपको पता है लास्ट में जाके रुक जा रही है तो v 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v 0 है, u इतना है, t इतना है, तो गति के पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से हम a का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर 0, u का मान है 150 और प्लस a का मान निकालना है और t का मान कितना है? 10। ठीक है, ये इधर आके माइनस में होगा तो 150 माइनस में बराबर a इंटू 10 10। तो यहाँ से निकाल देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सॉरी कहाँ गलती कर रहे हैं जी? u का मान 150 नहीं, ये तो द्रव्यमान है ना। u का मान देखिए, u का मान कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम भी कहें कहीं पे गलती तो हो रहा है। यहाँ से सोल्व करते हैं फिर से। v का मान 0 है, u का मान कितना है? 30 है, और प्लस a का मान निकालना है और t का मान कितना है? 10 है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो -30 बराबर इतना। a का मान निकालना है तो ये कट जाएगा 0 से 0, यानी a बराबर आ जाएगा कितना? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या दिखा रहा है? मंदन को, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं तो अब उसमें मंदन उत्पन्न होगा ना, तो माइनस उस चिन्ह को दर्शा रहा है। तो a का मान निकल के आ गया, तो यहाँ से बल निकाल देंगे ना, कितना हो जाएगा? m का मान कितना है? 150 गुणे a का मान कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 45 यानी 450 न्यूटन का क्या लगाना पड़ेगा? उस पर बल लगाना पड़ेगा। 450 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो नोट कर लीजिए इसे। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 450। कहाँ गया जी पेपर? 450 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या इसका और एक तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो जो न्यूटन का जो दूसरा नियम था, बल का नियम, F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, लेकिन एक्चुअली वो बताए थे क्या? F जो होता है समय dp अपान dt होता है। ठीक है, समय परिवर्तन की दर। अब देखिए यहाँ से dp क्या होगा, यानी F बराबर हम क्या लिख सकते हैं? dp मतलब संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन क्या होगा? तो इसका जो फाइनल संवेग है माइनस जो इसका इनिशियल संवेग है, उसी तरह फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे p बराबर, तो इसका जो फाइनल क्या है? फाइनल जो इसका संवेग होगा वो क्या होगा? तो ये तो जाके इसको ब्रेक लगा रहे तो जाके रुक रहा है ना, रुक रहा है, तो v 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल संवेग होगा m इंटू वी, संवेग निकालेंगे ना फॉर्मूला p बराबर m इंटू वी, तो v तो हमारा 0 हो गया, तो संवेग क्या हो जाएगा? फाइनल संवेग 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस शुरू में उसका वेग कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है, द्रव्यमान कितना है? 150। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 गुणे क्या हो जाएगा? वेग 30। ठीक है, अब बटे में देखिए, बटे में फाइनल टाइम कितना है? तो 10 सेकेंड में कवर कर रहे हैं ना, 10 सेकेंड में जाके रुक जाए तो फाइनल टाइम कितना होगा? 10 माइनस इनिशियल शुरू में कितना है उसका टाइम? 0 है, तो 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब गुणा कर देंगे कितना? 15 तिया 45, कितना आ गया? 450 न्यूटन। तो यहाँ से भी आ जाएगा कितना? 450 न्यूटन। ठीक है, तो इसको आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। नोट करिएगा, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करके मॉडल पेपर को इसको खत्म करते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इसे। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर ऐसा क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, बताया गया अच्छी तरीके से। इसको आपका डायग्राम दिया है, ऐसे डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या लगे हुए हैं? प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है, और हर एक प्रतिरोध का जो मान है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, तो धारा मान लेते हैं यहाँ से जाएगी आई, धारा यहाँ गई आई,
यहाँ से धारा का बंटवारा हो गया I1 और इधर गई I2। तो जहां से धारा का बंटवारा हो जाए समझिए क्या हो गया, वहां से समांतर क्रम हो गया, ठीक है। और धारा जिसमें सेम जा रही है समझिए श्रेणी क्रम है, तो यहाँ से I1 जाएगी, इधर भी I1 आएगी, इधर भी I1 आएगी, ठीक है, I1 आएगी, इसमें भी I1 आएगी, यहाँ से I2 जा रही है, ठीक है, तो इधर भी I2 जाएगी और इधर भी I2 जाएगी, फिर इधर जब मिल जाएंगी तो I हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रतिरोध में I2 जा रही है, इस प्रतिरोध में I2 जा रही है, इस प्रतिरोध में I1 जा रही है, इस प्रतिरोध में I1 जा रही है, इस प्रतिरोध में I1 I2 दोनों जा रही है, यानी धारा का यहाँ पे टक्कर हो जाएगा। समझिए इस प्रतिरोध का हमारा कोई लेन देन नहीं, जहां पे भी धारा का टक्कर हो समझिए उस जगह पे धारा नहीं बहेगी, तो इस प्रतिरोध का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रतिरोध में समान धारा गई होगी समझिए वो श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें I1 गया है, इसमें I1 गया है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है, और इसमें I2 गया है, इसमें I2 गया है, तो ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो अगला डायग्राम ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A बिंदु और ये हो जाएगा B बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो I1 धारा जा रही थी, सॉरी I धारा, तो इधर I1 बढ़ जा रही थी, इधर I2 बढ़ जा रही थी, ठीक है। I1 किस में गई है, तो इस 2 ओम में, इस 2 ओम में, श्रेणी क्रम में। अब ऐसे भी आपको समान है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, या किसी एक प्रतिरोध का मान रखे उसमें जितने प्रतिरोध है गुणा कर दीजिए, तो दो है और कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 ओम, कितना हो जाएगा 4 ओम, और ये भी कितना हो जाएगा 2 2 4 ओम, ठीक है। अब देखिए ये समांतर क्रम में हो गए, और समांतर क्रम में भी देखें तो दोनों का जो मान है वो बराबर है। तो मैंने बताया है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, R टोटल क्या होता है, तो किसी एक प्रतिरोध का मान रखिए उसमें संख्या से भाग कर दीजिए, ठीक है। समांतर के लिए भाग और श्रेणी के लिए गुणा। तो मान कितना है 4, कितने हैं तो 1 और 2 है, 2 से भाग करके कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। या फार्मूला आप रख के सोल्व करेंगे क्या, 1/R बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 श्रेणी के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1 में 4 धन 1 में 4, इसी को आगे ले जाएंगे तो 1 में 4 1 में R बराबर 2 में 4, कट जाएंगे 1/2, इसी को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इससे करिए, ये आपको पता है ये दो प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में, तो उसके लिए फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो R बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 बटे में 4 धन 4, कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी के 8 और 2 दूना के 4, तभी आ जाएगा कितना 2 ओम, ठीक है। तो आपको जैसा तरीका अच्छा लगे, ऐसे लगे तो ये तो थोड़ा लंबा होता है, ये वाला थोड़ा आसान होता है, और ये सबसे आसान होता है कब, जब दोनों का मान क्या हो बराबर हो, यानी जितने भी प्रतिरोध हो जब उनकी वैल्यू क्या हो समान हो, तो आप डायरेक्ट उस वैल्यू को रखिए, समांतर क्रम के लिए संख्या से भाग कर दीजिए और श्रेणी के लिए संख्या से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया है 2 ओम, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 ओम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज 4 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है, इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। ये तो मैथ का सवाल है जी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व हो जाएगा उतने में। चलिए देखिए कराते हैं, इसको नोट करिए, फिर इसको मिटा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है क्या कि कोई जहाज है जो उत्तर दिशा में 400 मीटर जा रहा है, यही कह रहा है ना, उत्तर दिशा में 400 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे दिशा बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। इसका ऊर्ध्वाधर क्या होगा, ऐसे होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो चलिए 3D डायग्राम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी समझिए ऐसे जा रहा है उत्तर दिशा में, ठीक है। मतलब 3D डायग्राम बनाना है तो देखिए मैं बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहा है 400 मीटर, ठीक है। उत्तर दिशा में जाने के बाद फिर क्या हो रहा है, पश्चिम दिशा में मुड़ जा रहा है 300 मीटर। तो मान लेते हैं ये इधर हमारा पश्चिम है, ठीक है, इधर जा रहा है हमारा 300 मीटर। आपको पता है ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के
लंबवत होती हैं दिशाएं, ठीक है। 300 मीटर इधर जाता है, फिर क्या कर रहा है कि उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसके समझिए जो है ना इधर गया, अब सीधे लंबवत ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 3D डायग्राम कैसे हम बनाए आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से अब हम ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है 1200 मीटर। तो कह रहा है कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा, यानी प्रारंभ तो यहीं से किया था, मान लेते हैं ए बिंदु, ये हो गया हमारा बी बिंदु, ये हो गया सी बिंदु, ये हो गया डी बिंदु, ठीक है। ये रेज को चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो कह रहा है ये जो डी बिंदु है और ये बिंदु है, इसके बीच का ये जो विस्थापन है वो कितना है, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग में भी ऐसा पढ़े होंगे, दिशा एवं दूरी से चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए और इसको यहाँ से मिला दे, ठीक है। तो देखिए दो त्रिभुज, एक ये वाला जो मैं ऐसे लाइन जो तिरछी खींचा हूँ, एक ये त्रिभुज बना, ठीक है, ये त्रिभुज, ये वाली भुजा हमारी क्या है, ये वाला क्या है, यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और एक ये त्रिभुज बनेगा, ये जो ऐसी तिरछी लाइन खींचे हैं, समझिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये बड़ा वाला, यानी हम लिख दे रहे हैं दो त्रिभुज, एक है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज है ए सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी से हम ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए बी सी त्रिभुज में, ये हमारा 90 अंश का कोण है, हमारा कर्ण होगा, इसमें से कोई आधार होगा कोई लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो आधार मान लेते हैं 400 है, लंब कितना है 300 है, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए का मान लेते हैं कितना है 400, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 1600 प्लस एल का मान माने है 300, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 16,000 हो जाएगा ना जी, 4 चौके 16 और 2 जीरो है तो स्क्वायर करें तो 2 जीरो बढ़ेगा ना, प्लस 300 का कितना हो जाएगा 9 और डबल जीरो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और डबल जीरो का स्क्वायर और डबल जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 जीरो और 4 जीरो जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से k बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16 ना 25 और 4 गो जीरो। अब समझिए जब इसका स्क्वायर कर रहे थे तो जो 2 जीरो था तो 4 जीरो हो जा रहा है, तो जब इसका वर्गमूल निकाले तो 4 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, यानी k बराबर कितना आ गया 5, यानी जो हमारी AC भुजा है ये वाली, इसकी दूरी कितनी हो गई 500 मीटर, कितनी हो गई 500 मीटर, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज लें ए डी सी, ये वाला त्रिभुज ले, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज में देखिए ये भुजा पता चल गया, ये भुजा तो पता है ही क्वेश्चन के अनुसार, यही तो हमें दूरी निकालना है। तो ये कोण 90 अंश का बने तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ए डी सी से, ठीक है, हमें दूरी क्या निकालना है एडी निकालना है, एडी निकालना है, एडी हमारा क्या है कर्ण है, तो क्या हो जाएगा फिर फार्मूला अंडर रूट में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, तो क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2500 का वर्गमूल निकालना है 500, तो 500 का वर्ग क्या होगा 25 4 को जीरो यानी 25 यानी 2,50,000, ठीक है। तो हो जाएगा 500 का वर्ग धन 1200 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा एडी बराबर यही हमारा विस्थापन होगा, ठीक है, यही क्या होगा हमारा विस्थापन भी होगा, क्योंकि यही तो होगा विस्थापन, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 4 गो जीरो प्लस इसका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो है तो और 2 जीरो बढ़ जाएगा 4 जीरो, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा एडी बराबर कितना हो जाएगा कर्णी में 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। अब 144 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169, ठीक है। अब एडी बराबर है इसका स्क्वायर वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालना है ना, देखिए 2 जीरो का वर्ग करें तो 4 जीरो हो रहा है, तो 4 जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो 169 का वर्ग क्या होता है 13, यानी एडी बराबर कितना आ जाएगा 1300 मीटर, यानी जो उसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का जो विस्थापन होगा एडी बराबर निकाल दिए कितना आ गया है 1300 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। तो ये तो था हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ये मैथ का क्वेश्चन एक डाल दिया था इसमें, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग का पेपर है 31 तारीख को, मतलब आज वीडियो बनाए हैं 30 तारीख को, तो आपको सुबह 31 तारीख को मिलेगी, तो आप लोग को सुबह ही वीडियो जल्दी से मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा वीडियो को। जिसका कल पेपर है वो तो थोड़ा सुबह उनको ज़्यादा थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनका बाद में है उनके लिए तो अच्छा है, ठीक है। एक बात मेरी राय ले लीजिएगा, आज रात को पूरे अच्छी तरीके से सोइएगा। ये नहीं कि रात भर जगिए तो जाके पेपर में सोइएगा, उसमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश कर लेना है, तो पूरी नींद में, ठीक है। आपको नींद आपको पूरी करनी है। तो आज रात को जिसका 31 तारीख को पेपर है वो आज रात अच्छे तरीके से यानी पूरे 8 से 9 घंटे तक सो लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी से सो जाइएगा। सुबह में आप लोग पढ़िएगा, सुबह में आप लोग को मॉडल पेपर भी मिलेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर और बुक दोनों को लेकर अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और जिसका कल पेपर है उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आगे और बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के साथ, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक के तो मॉडल पेपर 10 तक सॉल्व हो चुके हैं, 10 मॉडल पेपर आप लोग को दे दिया गया है फिजिक्स का, ठीक है। चलिएगा, पेपर खत्म होने के बाद जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, अब हम लोग का अब बिहार पॉलिटेक्निक के मॉडल पेपर चलेंगे, ठीक है। जो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करें वो यूपी पॉलिटेक्निक का भी मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आज भी कहेंगे कि जो पढ़ाई होती है हर जगह के लिए सेम होती है। जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूटन्स लॉ यूपी में पढ़ाया जाएगा वही न्यूटन्स लॉ बिहार में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब बिहार पॉलिटेक्निक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।